Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल यूट्यूब के चैनल पे इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो आपका प्यार मिल रहा है मुझे, जो आपका सपोर्ट मिल रहा है मेरे चैनल के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी थैंक्स, मेरे दिल से थैंक्स। हमने लॉज ऑफ मोशन के जो थियोरेटिकल पॉइंट्स थे वो सारे कवर हो चुके। उसके बाद हमने सॉल्व एग्जाम्पल भी लिया, फार्मूलेज भी जितने सारे बन सकते थे वो फार्मूले सारे हमने लिए। अब मूव करने वाले हम एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज जो पूरी एक्सरसाइज हम एक ही वीडियो में बनाने वाले हैं। मतलब सारे जो टॉपिक्स है एक्सरसाइज के जो पूरे हम एक ही वीडियो में यहाँ पे लेने वाले हैं, और पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पे लेके खत्म करने वाले हैं। और एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो जस्ट स्टे ट्यून विद अस और एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स डाउट हो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे पढ़ने वाले हम सबसे पहला जो हमारे पास है वो है मैच द फॉलोइंग। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बॉक्स दिया है बुक में, आप बुक भी रेफर कर सकते हैं। बुक के साथ बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक्स में से जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर भी आपके साथ अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला आपको कॉलम 1, 2 और 3। जनरली क्या रहता है हमारे पास, 2 कॉलम रहते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, एंड वी हैव टू क्या करते हैं उन दोनों के बीच में जो हम बना सकते हैं रिलेशन, वो दोनों के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया। 3 कॉलम दिए और 3 कॉलम को आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। ओके, जनरली देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमने निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द निगेटिव एक्सेलरेशन? निगेटिव एक्सेलरेशन क्या रहती है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो कहाँ ऑप्शन कहाँ पे? ओके, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मतलब ये वाला, इसका रिलेशन ये बन गया। ओके, अब वेलोसिटी डिक्रीज होती है मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब क्या हो रही है, देखिए इनिशियली एट रेस्ट रीचेस टू 50, मतलब बढ़ रही है। व्हीकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, टोटल 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। व्हीकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, स्टॉप सफर 5 सेकंड, उसके बाद जाके स्टॉप हो जाती है, मतलब ये हो जाएगा। तो हमारे पहले का आंसर क्या हो गया, निगेटिव वेलोसिटी व्हीकल, निगेटिव वेलोसिटी और ये व्हीकल वाला। ओके, पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग वाला कौन सा था, तो ये वाला था। ओके, बहुत सिंपल है, जीरो एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, और इसका जो मिलने वाला था ये मिलने वाला था। इसका जो सोल्यूशन है तो इस तरह से, निगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, द वेलोसिटी मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टॉप्स आफ्टर 5 seconds. Positive acceleration, the velocity of an object increases. Car initially at rest reaches to 50, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 0 होती रेस्ट पे तो फिर बढ़ रही है। यहाँ पे स्टॉप्स मतलब रेस्ट पे आ रही है, तो वो जाके बाद में 0 हो जा रही है। मतलब 10 से 0, 0 से 50, तो कौन सा 10 से 0 डिक्रीज, 0 से 50 इंक्रीज, और 0 रिमेन्स, 0 एक्सेलरेशन के लिए रिमेन्स कांस्टेंट, वो जैसे कि वैसे रहने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये बहुत अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस था वो हमने हमारे जो क्लास था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उस क्लास में हमने देखा है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है टोटल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ओके, स्ट्रेट लाइन वाला जो बन जाता है, नोटेशन जो इसको वो डी है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद द डायरेक्शन जो रहता है इसका कंसिडरेशन करना पड़ता है, क्योंकि तो कैलकुलेट द डिस्टेंस देयर इज नो नीड टू डायरेक्शन की किस तरह से भी पाथ फॉलो करे, कोई जरूरत नहीं है इसको डायरेक्शन की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। स्ट्रेट लाइन चाहिए, देखिए ये डायरेक्शन आ गया, यहाँ पे पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे गया तो डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी। ओके, तो उसके लिए डायरेक्शन चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी, जो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। रूट इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस के लिए जो डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है किस तरह से हमें फॉलो करना है पॉइंट 1 टू अनदर पॉइंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए रेफर करिए डज नॉट गिव एन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सीधा वो रूट बताता है 2 पॉइंट में का। लेकिन चलो ये पार्टिकल ऐसे मूव किया तो ये नहीं बताएगा कैसे कैसे मूव कर रहा है, वो नहीं बताएगा, वो सीधा बताएगा दोनों के डिस्टेंस। ओके, फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। पॉसिबल वैल्यूज जो रहती है, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव ओनली, जो डिस्टेंस रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0 भी रहता है। ओके, इंडिकेशन जो हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशंस क्या क्या है, इंडिकेशंस क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इंडिकेशंस किस तरह से, डिस्टेंस इज नॉट इंडिकेटेड विद एन एरो, डिस्टेंस मतलब क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है उसे इंडिकेशन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के लिए इंडिकेशंस आ सकते हैं। आप इसमें से कोई भी 4 याद कर लीजिएगा, कोई भी 4 जो है आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ओके, उसके बाद डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड अलोंग द नॉट स्ट्रेट पाथ, है ना, जो डिस्टेंस रहता है वो स्ट्रेट मतलब पाथ के लिए हम मेजर नहीं कर पाते, लेकिन उसके लिए हम डिस्टेंस मेजर यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है, जब स्ट्रेट लाइन हो तब। ओके, पाथ डिपेंड रहता है पाथ पे,
क्योंकि पाथ अगर चेंज होता है तो हमारा डिस्टेंस भी क्या, डेफिनेशन उसकी क्या है, टोटल पाथ फॉलोड बाय एन पार्टिकल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे। ओके, इसका सारा डिटेलिंग हमने उस क्लास में देखा है। बस यहाँ पे कोई भी आप बोल सकते हो कि कोई भी 5 पॉइंट्स आप यहाँ पे याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म के बीच में, यूनिफॉर्म के लिए क्या बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म के लिए अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्टेन विद स्ट्रेट लाइन के जो ग्राफ मिलता है, और ये ग्राफ कैसे मिलता है, कर्व लाइन वाला ग्राफ मिलता है। ओके, फॉर एग्जांपल रनिंग एन स्ट्रेट रोड विद एनी चेंज इन स्पीड, विदाउट एनी चेंज इन स्पीड अगर मूव करता है तो वो यूनिफॉर्म का हो जाता है, और डिफरेंट स्पीड से मूव करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म का हो जाता है। इसका भी हमने बहुत अच्छे डिटेलिंग किया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। अब यहाँ पे एक थर्ड जो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, एक टेबल दिया गया है, आपको कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट करने के लिए आपको न्यूटन्स के इक्वेशंस याद रहना चाहिए। क्या क्या दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है, और इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस a t। ओके, तो यहाँ पे निकालना क्या है, हमें v निकालना है, अभी v निकालना है। तो सबसे पहला वाला प्रॉब्लम v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो क्या क्या दिया है हमें, u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, a इज इक्वल टू क्या दिया हमें, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, 3 सेकंड। ओके, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u कितना है, 2 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 14, 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 प्लस 2 दैट इज 14 मीटर पर सेकंड, दैट इज v। तो ये आ चुका है हमारा आंसर 14। ओके, चलो अब क्या निकालना है हमें यहाँ पे, सेकंड में u निकालना है। ओके, u निकालना है। a इक्वल टू कितना दिया है, 5, t इक्वल टू कितना दिया है, 2, v इक्वल टू क्या है, u प्लस 80। तो v भी कितना दिया है हमारे यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड और ये मीटर पर सेकंड। ओके, चलो v है 20, u निकालना है, a है हमारे पास 5 इंटू 2। तो 5 टू 10, 10 इधर गया तो माइनस हो जाएगा। ओके, u प्लस 10, तो u इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। होप सो कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। किस तरह से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, बहुत सिंपल है, कुछ यहाँ पे लॉजिकल नहीं है, उतना ज्यादा कुछ लॉजिकल की बात नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, u इक्वल टू कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या दिया है हमें, एक्सेलरेशन इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम कितना दिया है हमारे पास, 3 सेकंड। निकालना क्या है, यस इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, यस कितना निकालना है हमें, u कितना है 5, टाइम कितना है 3 प्लस हाफ, a कितना है 12 इंटू t मतलब 3 इंटू 3। ओके, इट विल गिव, सिंप्लीफाई करने के लिए अच्छा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 6 इंटू 13 18, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54। तो 54 और ये कितना होगा 69 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है हमारे पास। अब जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया है, u इक्वल टू दिया है, u इक्वल टू दिया है 7 मीटर पर सेकंड। a निकालना है हमें, कितना आएगा, ओके। उसके बाद क्या दिया है हमें यहाँ पे, टाइम इक्वल टू कितना दिया है 4 सेकंड। उसके बाद क्या दिया हमें, यस दिया है 92 मीटर। फार्मूला क्या है हमारे पास, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। यस 92, u कितना है 7, टाइम कितना है 4 प्लस हाफ इंटू a निकालना है, t क्या है 4 इंटू 4। चलो 7 4 जा 28 प्लस 92, ये कितना हो जाएगा हाफ, मतलब 4 4 जा 16 इंटू 8। चलो 28 अगर माइनस कर देते हैं, माइनस 28 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 8 जा 6 मतलब 8a। ओके, दोनों का कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 8a। तो 8a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो आगे मूव करते हैं आप। ओके, होप सो कि यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट। अब जो थर्ड इक्वेशन के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है हमें, u इक्वल टू कितना दिया है, u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद a दिया है, a कितना दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है हमें, टाइम दिया है, टाइम सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालना है। ओके, फार्मूला क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना, ओके v स्क्वायर कितना है यहाँ पे, तो v स्क्वायर दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वैल्यू दी चुकी है आपको v स्क्वायर की। ओके, तो ये जो मिला है हमें v मिला है, तो v कितना है यहाँ पे, v इक्वल टू 8, v इक्वल टू मिला है हमें 8, तो 8 मतलब 8 जो वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू यस हमें निकालना है। तो 64 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 यस, दोनों का समेशन कर देंगे, यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू 6 यस, तो यस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 माइनस 6 कितना, 64 माइनस 6 48 डिवाइडेड बाय ये 6 यस है, तो यस इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 6, तो यस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 8 मीटर। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, u निकालना है हमें। ओके, होप सो यू आर गेटिंग। a इक्वल टू कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस इक्वल टू कितना है 8.4, और उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, v इक्वल टू कितना दिया है 10। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर, u स्क्वायर निकालना है हमें। ओके, प्लस 2 इंटू a कितना है 5 और यस कितना है 8.4, 5 टू जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 8.4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 84। ओके, 84, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये 84 इधर आ जाएगा तो u स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमें देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा, तो u स्क्वायर हो जाएगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 हो जाएगा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहले क्या दिया है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, उसे बोलने वाले हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसे, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या है हमारे पास, डी एक्सेलरेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन, डी मतलब कम हो रहा है, इट इज निगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पाथ कर रहा है तो इट्स वेलोसिटी चेंजेस, है ना, ये देखा था हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि वेलोसिटी टेंजेंशियली कैसे होती है, चेंज होती है। उसके बाद ड्यूरिंग द कोलिजन डैश रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं आप, टोटल मोमेंटम भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है द वर्किंग रॉकेट, है ना, द वर्किंग रॉकेट डिपेंड्स अपॉन, मतलब क्या हो रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है और नीचे छोड़ रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये हो चुके हैं हमारे पूरी तरह से जो डिफरेंस था, फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो चुका है। अब जो मूव करने वाले वो है हमारे पास, गिव द साइंटिफिक रीजन व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली ऑन द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब क्योंकि इसका जो आंसर है वो आप ग्रेविटेशन में बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे आता है तो वो ग्रेविटी की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है। और ग्रेविटी की वजह से आने से, तो ग्रेविटी जो रहती है वो हम सरफेस पे सेम लेते हैं। ओके, क्या लेते हैं हम, ये सेम लेते हैं। और सरफेस पे अगर ग्रेविटी अगर सेम रहती है तो उसकी वजह से जो सब तरफ जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटी फोर्स। और ग्रेविटी फोर्स अगर कांस्टेंट है, मतलब फोर्स जो ग्रेविटी का लग रहा है वो कांस्टेंट है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू a। मास तो उसका चेंज नहीं होने वाला है, फोर्स कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। No other force act on it. Hence, the Newton's second law of motion, we can say that the constant force of gravity is accelerated freely following the object. So that this uniform acceleration is known as acceleration due to gravity, which acts toward the center of Earth. It is denoted by g, and its value is, आप लिख सकते हैं यहाँ पे g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, ओके, होप सो कि यू आर गेटिंग। देखिए, क्योंकि देखिए फोर्स जो लग रहा है बॉडी को वो लग रहा है ग्रेविटी,
ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटी फोर्स लगने की वजह से ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि अर्थ का फोर्स है तो एवरी ऑब्जेक्ट पे वो कांस्टेंट लगने वाला है। अगर सब तरफ कांस्टेंट अगर लगेगा, या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन चेंज इन द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, चलो सेकंड प्रॉब्लम जो हमारे पास है, इवन दो द magnitude of action force and the reaction force are equal and their directions are opposite, their effect do not get cancelled. Okay, क्योंकि ये जो बॉडी पे लगने वाला है दोनों फोर्स वो अलग अलग बॉडी पे लगने वाले हैं। हमने देखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ रहे थे हम, ओके, तब ने देखा था कि ये जो फोर्स लग रहे थे वो दोनों बॉडी पे अलग अलग लग रहे थे। व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर कम इनटू द एक्शन, ओके, दोनों फोर्स एक साथ आ रहे, इवन दो देयर इज मैग्नीट्यूड आर सेम एंड द डायरेक्शन आर अपोजिट, दे डू नॉट कैंसल ईच अदर बिकॉज द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, वो एक ही बॉडी पे नहीं लग रहे। जैसे एग्जांपल ए बॉडी ली हमने और बी बॉडी ली, तो ये दोनों के टक्कर के बाद मतलब कोलिजन के बाद जो फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसका फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ए का बी पे लग रहा है और बी का ए पे लग रहा है। ए का अगर हमने एक्शन मान लिया तो बी का क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। दैट्स व्हाई दीज फोर्सेस डू नॉट एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, एक ही बॉडी पे नहीं लगने की वजह से वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर एक बॉडी पे लगते हैं तो वो जरूर कैंसिल कर पाएंगे। ओके, इट इज इजियर टू स्टॉप द टेनिस बॉल एज कंपेयर टू द क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर द ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर दोनों सेम वेलोसिटी ट्रेवल कर रहे हैं तो हम स्टॉप कर सकते हैं किसे, क्रिकेट बॉल को, ओके, टेनिस बॉल को, और कंपेयर टू द टेनिस we can easier to stop the टेनिस बॉल को हम स्टॉप कर सकते हैं एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल। ओके, चलो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज मास ऑफ टेनिस बॉल, ओके, टेनिस इज इक्वल टू क्या लिया हमने, mt। ओके, मास ऑफ क्रिकेट बॉल, तो मास ऑफ क्रिकेट बॉल हमने ले लिया यहाँ पे mb। ओके, तो हमारे पास मोमेंटम है, एक पॉइंट हमने पढ़ा था मोमेंटम, सो मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल, ओके, टेनिस बॉल क्या आ जाएगा, टेनिस बॉल का मोमेंटम यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेनिस बॉल का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल। ओके, उसके बाद मोमेंटम सेकंड वाला, मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल, यहां पे देखिए मास ऑफ क्रिकेट बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल। अब जनरली देखिएगा यहां पे क्या होता है, जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी पे, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सेम है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी सेम होने की वजह से mt इंटू वी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mc इंटू वी। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है मोमेंटम, ओनली मास पे डिपेंड कर रहा है। और हमें एक फॉर्मूला पता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, कि जो फोर्स यहां पे अप्लाई करने वाले, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके, यहां पे जो फोर्स अप्लाई करने वाले है ना, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो अगर टेनिस बॉल की बात करें हम, टेनिस बॉल और यहां पे लिख लेता हूं मैं क्रिकेट बॉल, ओके, दोनों का कंपैरिजन करेंगे फिर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल का क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ टेनिस बॉल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ पे क्या है, फोर्स इनटू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ क्रिकेट बॉल इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी सेम लग रही है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स जो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। यहाँ पे भी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। ओके, तो मुझे बताइए कि मास ऑफ टेनिस बॉल इज लेस देन मास ऑफ क्रिकेट बॉल, सो दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ tennis ball is less than the force applied on the cricket ball, so it is easier, so that's why it is easier to catch tennis ball, क्योंकि टेनिस बॉल का जो मास है
वो कम लग रहा है, और सॉरी मास कम है, उसकी वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो भी इसको क्या लगेगा, कम लगेगा। वी कैन इजिली कैच द टेनिस बॉल रादर देन द क्रिकेट बॉल। ओके, उसके बाद फुटबॉल अगर लेगी तो फुटबॉल का मास बढ़ जाता है, तो उसे भी कैच करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा। ओके, चलो, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वहां पे रेस्ट पे होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, वो चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर चेंज नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उसको, वो कांस्टेंट वहीं पे रखा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, उसकी स्पीड चेंज नहीं होने वाली। ओके, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो उसकी जीरो वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होगी, हेंस द रेस्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट यूनिफॉर्म स्पीड। टेक 5 एग्जांपल्स ऑफ द सराउंडिंग एंड गिव द एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, देखिए, इफ यू ट्राई टू पुश एन एम्प्टी कार्ट एंड अ कार्ट ऑफ फुल ऑफ ब्रिक्स, इट वुड बी इजियर टू पुश एन एम्प्टी कार्ट देन द कार्ट ऑफ फुल ऑफ ब्रिक्स। जो हम यहाँ पे लेने वाले एक बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स और भरा हुआ बॉक्स है ना, एम्प्टी बॉक्स और भरा हुआ बॉक्स, तो हमें जो फोर्स लगने वाला है तो किसे लगेगा ज्यादा, जो एम्प्टी है उसे कम लगेगा, वो ज्यादा भरा हुआ है उसे ज्यादा लगेगा। तो ये हुआ हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इनर्शिया का, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। इफ यू पुश द बाइसिकल एंड द कार विद द सेम फोर्स, द बाइसिकल विल ग्रेटर एक्सेलरेशन देन द कार। ओके, बाइसिकल, क्योंकि उसका जो मास है वो कम है, जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो ये होगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह से न्यूटन्स when we place a book on the table, the book does not fall, है ना, वो ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, because the some amount of force is applied to न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, वो हमने एग्जांपल में देखा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के भी। ओके, इस तरह से हमने एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पे, ऑन वॉकिंग, our walking is an example of Newton's third law of motion because we push the ground backward direction and then we move toward forward direction. Newton's third law, जब भी हम ट्री को शेक करते हैं तभी गिरता है, मतलब फोर्स लगाएंगे तभी मूवमेंट होता है, तो ये भी हमारा न्यूटन्स का लॉ का एग्जांपल हो सकता है। ओके, चलो, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। नीचे दिए हुए वाले एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये एग्जांपल्स आप कौन से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, मतलब आप कर सकते हैं। ओके, चलो, अब मूव करने वाले हम सॉल्व एग्जांपल की तरफ। सॉल्व एग्जांपल क्या है हमारे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड। ओके, मतलब डिस्टेंस है हमारे पास, गिवन डाटा। ओके, फर्स्ट वाला सेशन, तो S1 कितना है, S1 18 मीटर, टाइम कितना लगा, T1 इज इक्वल टू 3 सेकंड। चलो, सेकंड सेशन में क्या हो रहा है हमारे पास, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, S2 इज इक्वल टू 22 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है हमें, 3 सेकंड ही लग रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेशन दिया है उसे, थर्ड सेक्शन में डिस्टेंस कितना है हमारे पास, S3 इज इक्वल टू 14 मीटर, और जो टाइम लग रहा है वो भी कितना लग रहा है हमें, टाइम T3 T2। ओके, वो कितना लग रहा है हमें, 3 सेकंड। टाइम तो सबके लिए सेम लग रहा है, और डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, चलो, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम ऑफ द पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1, वेरी गुड, T2 प्लस T3। आपको समझ में आ रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी। 18 प्लस 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 3 इज 9, और 18 प्लस 22 प्लस 14 इज 54, और 54 divided by 9 is equal to average speed that is given in this way, that is 6 meter per second. ओके, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बी है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, है ना, गिवन डाटा लिखना चाहिए आपको, गिवन डाटा। ओके, मास इज इक्वल टू 16 kg, कीप मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन A is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, F इक्वल टू हमें निकालना है। ओके, अप्लाइड फोर्स, ओके, अप्लाइड फोर्स निकालना है। सबसे पहले अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू बलवा याद करना है आपको, F इक्वल टू एम है, F इक्वल टू एम कितना है, 16 इंटू 3, दैट इज F इक्वल टू 8, 16 इंटू 3, that I assume that is 6, okay, 48
न्यूटन। इसका यूनिट क्या रहता है? न्यूटन। मीटर पर सीजीएस में डाइन हो जाएगा। ओके चलो, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लेते हैं हम, ओके सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर लेते हैं, यही फोर्स लगने वाला है हमें, यही फोर्स है, मतलब 48 न्यूटन लगने वाला है, लेकिन मास हमने चेंज कर दिया, मास इज इक्वल टू 24 kg ले लिया, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? तो F इक्वल टू M में हमें फार्मूला पता है, A इक्वल टू F बाई M हो जाएगा। ओके तो A इक्वल टू F कितना है हमें यहाँ पे? 48 डिवाइडेड बाय 24, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ चुका है आपका। ओके होप सो यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल यहाँ पे ले रहे हैं। चलो बुलेट का हमने एग्जांपल लिया था, आप वो फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे लिया था, वो फार्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन हम निकाल भी सकते हैं। ओके निकाल भी सकते हैं। अ बुलेट इज हैविंग मास 10 ग्राम गिवन डाटा, इसको डिराइव भी कर सकते हैं हम। ओके वो आपकी मर्जी पे ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, हमने वो पढ़ा था फार्मूला में सेक्शन में, या फिर उससे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, वहां से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं, वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। ओके मास ऑफ बुलेट MB इज इक्वल टू 10 ग्राम, इसे 1000 से डिवाइड करना होगा, देन वी विल हैव इन किलोग्राम 0.01 kg विद द स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो जो दी गई है हमें यहाँ पे VB। ओके ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इस कितना है? 1.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए मैं UB लूंगा इसे। ओके UB लूंगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ओके यहाँ पे आपको लेना चाहिए U1 ले सकते हैं, मास को M1 ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ जो बुलेट का है, इसलिए बुलेट का जो है वो B रेफर कर रहा हूँ। अब क्या करा, उस बुलेट को हमने फायर किया। ओके ये बुलेट जा रही है इस तरह से, ये बुलेट है जो फॉरवर्ड कर रही है 1.5 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जाके पेनिट्रेट करेगी उसे। जो बॉक्स का मास दिया है वो 90 ग्राम दिया है। ओके तो ये जो मास ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, मास ऑफ द बॉक्स, इसे बॉक्स को हम लेंगे X। ओके मास ऑफ द बॉक्स इज 90 ग्राम, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा केजी में 0.09 kg। ओके mx लिया हमने बॉक्स को, x सफिक्स उसको दे दिया हमने बॉक्स को। ओके तो इनिशियली वो रेस्ट में होगा, इनिशियल स्पीड, तो यहाँ पे मैं इनिशियल लिख लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स x इज इक्वल टू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो रहा है, अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। बुलेट इज एम्बेडेड, मतलब उसमें अंदर फिक्स हो चुकी है, और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स एंड बुलेट इज सेम, दैट इज V। लेकिन जो मास होगा वो भी क्या हो जाएगा? मास जो होगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा दोनों का, या फिर अलग अलग लिख सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। वो एक पॉइंट को हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि M1 प्लस M2 वैसे भी आने ही वाला है वहां पे। ओके चलो अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या? यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फोर्स है क्या? यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्स, सो नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। ओके सो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके मोमेंटम, तो क्या है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? दैट इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ओके इनिशियल मोमेंटम मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मास, इसका बुलेट का लेते हैं पहले, मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस क्या हो जाएगा? मास ऑफ द बॉक्स प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स
ओके इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे मास मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द बॉक्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम है इसलिए हमने v ले लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ये मास ऑफ द कितना है हमारे पास, 0.01 इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 1.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे मास कितना है हमारे पास, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द बॉक्स इंटू वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.01 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 15। ओके कितना पॉइंट, 1 2 3 3.0। अब दोनों की एडिशन मास ऑफ द बॉक्स इंटू मास प्लस मास ऑफ द बॉक्स प्लस मास ऑफ द बुलेट, दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.01 प्लस कितना है 0.09 तो वो कितना हो जाएगा 0.01। ओके 0.1 हो जाएगा, 0.10 मतलब 0.1। तो जो वेलोसिटी यहाँ पे आने वाली है वो कितनी हो जाएगी 10, मतलब अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.15 मीटर पर सेकंड। ओके इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मास दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए हमने अलग ले ली, और यहाँ पे मास दोनों का एडिशन कर लिया 0.01 और 0.09 इट इज 10, मतलब एक 2 पॉइंट छोड़ के, तो 2 पॉइंट छोड़ के मतलब 10 को 2 पॉइंट छोड़ के अगर लगा दिया हमने तो ये दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 10 से तो 1 पॉइंट से चला जाएगा, 1 पॉइंट से चला जाएगा तो 0.15/1 दैट इज 0.15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो है पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकंड, मतलब जो पहला 100 मीटर था मतलब फर्स्ट। ओके गिवन डाटा लिखना ही है आपको। ओके गिवन डाटा ही हेल्प करेगा आपको। यहाँ पे गिवन डाटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट जो भी आ रहा है यहाँ पे 100 मीटर, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे t1 इक्वल टू 40 सेकंड। उसके बाद सेकंड के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट s1 इक्वल टू कितना आ रहा है 80 मीटर और टाइम कितना लगा रहा है वो 40 सेकंड्स। ओके थर्ड के लिए क्या हो रहा है, वो थर्ड के लिए हो रहा है s3, ये 2 हो जाएगा सॉरी, s3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 मीटर और टाइम कितना लगा रहा है यहाँ पे 20 सेकंड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास और टोटल टाइम क्या है, उन दोनों का डिवाइडेशन करना है। टोटल डिस्टेंस कितना है s1 प्लस s2 प्लस s3। ओके डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 100 प्लस 80 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज 100 नीचे। ओके इन दोनों का तीनों का समेशन कितना आ जाएगा 225 दैट इज जो हमारी एवरेज स्पीड आने वाली है वो आएगी, वो कितनी आएगी यहाँ पे 2.25 मीटर पर सेकंड। अगर आपको करना है तो अलग अलग स्पीड निकाल के उन तीनों की बेरीज भी कर सकते हैं, समेशन भी कर सकते हैं तीनों का। ओके सम भी कर सकते हैं अलग अलग निकाल के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके आपको किस तरह से निकालना है वो आपके ऊपर। आप होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ पॉइंट्स आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अपना जो वे है वो चेंज करने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। इसका मतलब यही है कि आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, आपके ही चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। मैं हर वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि जो कोरोना का पैंडेमिक इफेक्ट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये हुआ है एक क्या बोलते हैं उसको, जो पैंडेमिक इफेक्ट कोरोना का हुआ है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो आपको बस यही करना है कि मास्क पहन के बाहर जाना है, और बाहर जाना भी ज़रूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट काम हो या फिर इम्पोर्टेंट वर्क हो तभी बाहर निकले। अपने घर वालों को भी बताइए और साथ साथ खुद भी सतर्क रहिए क्योंकि ये इफेक्ट अभी तक होप्स हो कि गॉड प्रे करता हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन होप्स हो कि आपको प्रिकॉशंस लेना है, आप ले रहे हो, मास्क पहन रहे हो, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हो,
खुद को बचाने के लिए और अपने घर वालों को बचाने के लिए। इसलिए आपको क्या करना है, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई